अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी। जी आवाज़ ठीक आ रही? यस सर, जी सर। सही आ रही है। यस सर। चलें जी, वेलकम आप सबको और बहुत शुक्रिया आज आपने स्पेशल क्लास ली है 7 बजे। तो आगे भी इसी तरह रखेंगे हम। इंशाल्लाह। चलें जी, लेट्स सी। तो इंशाल्लाह। जी अभी जो हमने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी वो मेयर्स ऑफ एसोसिएशन पे थी और उसमें वो जो बेसिक टूल्स हमने पढ़े थे, जैसे वो नॉमिनल बाय नॉमिनल और फिर ऑर्डिनल बाय ऑर्डिनल, तो उस पे हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। तो आज जो एक्सक्यूज हमारा मी सर। जी 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 सर रिकॉर्डिंग काइंडली अलाउ कर दें। जी कर रहे हैं सर, बेफिक्र हैं जी आप। सर, तो थैंक यू सर। अभी जो हम काम कर रहे हैं तो उसमें अगेन हमारा वही ऑब्जेक्टिव है कि जो बेसिक हमारे 4-5 टूल्स थे ना वो हमारे रिवाइज हो गए। जैसे मेयर्स ऑफ एसोसिएशन थी, उसके बाद हमने 3x3 में कॉकरान मेंटल हेंजल टेस्ट पढ़ा, तो वो भी मैंने ऑनलाइन लेक्चर पे लिया था, तो इंशाल्लाह इरादा है और अल्लाह की तौफीक से वो भी रिवाइज करेंगे। फिर लॉग लीनियर मॉडल है तो इसको भी रिवाइज करना है, और ये अब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये 4-5 हमारे बड़े टॉपिक्स हैं। तो इस वीक में हम इंशाल्लाह लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन की बात करेंगे और इन आफ्टर दैट इंशाल्लाह फिर हम उसी तरह लॉग लीनियर और कॉकरान मेंटल हेंजल की तरफ चले जाएंगे। तो आज जो हमने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कवर करना है, तो उसको हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अब एक जगह पे हम इसको देख लेंगे। 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एनालिसिस एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस, ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ वी यूज ordinary least square over response variable which is categorical। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, और फिर कुछ assumptions की हम बात करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो आज हमें इंशाल्लाह कवर करना है। तो जिस तरह स्टार्ट में ये आप देख रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस, तो यहाँ पे डिफरेंस हमें बताना है। रिग्रेशन एनालिसिस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ हम देख रहे होते हैं कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारा होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, उसमें नंबर्स आ रहे होते हैं। और कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, उससे हमें गर्ज नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमें देखना है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल को देखना है। तो हम क्या करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, हम रिलेशनशिप देखते हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल का एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ। रिस्पॉन्स वेरिएबल का एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप है वो रिग्रेशन की सूरत में हम देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल ली गई है, सिगरेट कंजम्पशन है और इसका रिलेशनशिप देखा जा रहा है डिफरेंट डेमोग्राफिक और सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ। जैसे प्राइस है सिगरेट की, एजुकेशन है सिगरेट स्मोकर की, इनकम एंड एज ऑफ द स्मोकर है। तो ये कुछ वेरिएबल लिए गए। तो एज अ रिसर्चर जो पहला टास्क है हमें वो ये डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या यहाँ पे अगर रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो क्या हम यहाँ ऑर्डिनरी स्क्वायर यूज़ करें, वो जो हम बेसिक किस्म की रिग्रेशन लगाते हैं, या फिर हम इसको स्टडी करें थ्रू अदर मेजर। तो यहाँ पे बात हो रही है सिगरेट कंजम्पशन की। तो अब ये जो सिगरेट कंज्यूम की जा रही है तो ये नंबर्स की फॉर्म में होगी कि वो एक पैकेट यूज़ करते हैं डेली, सपोज 10 सिगरेट पीते हैं, 5 सिगरेट पीते हैं, तो वो नंबर्स की फॉर्म में देता आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर है। सो यहाँ पे हम OLS यूज़ करेंगे, या लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का नाम भी हम दे रहे थे लास्ट टाइम, तो वो हम यूज़ कर लेंगे डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए कि जैसे जैसे इनकम ग्रो करती है तो क्या सिगरेट कंजम्पशन बढ़ती है या कम होती है, एजुकेशन का क्या रोल है, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप था वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल रिस्पॉन्स का बाकी वेरिएबल्स के साथ था। तो इसी को अब जब मॉडल की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो जैसे आप यहाँ देखें तो ये सिगरेट कंजम्पशन है, फिर ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, और ये इनकम है और एवरेज है। यानी एक वक्त में एक वेरिएबल के साथ हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये डिटेल बताई गई। तो अब जब हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई
कि जो हमारा रिस्पांस वेरिएबल था वो क्वांटिटेटिव इन नेचर था। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का एटीट्यूड हमें मिले वेरिएबल्स का। तो हम देखते हैं कि स्पेशली सोशल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में, तो जहाँ पे हमारा जो काम है वो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हमारी होती हैं, तो वहाँ फिर हमें स्विच करना पड़ता है रिग्रेशन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ हमें मूव करना पड़ता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम पहले देख चुके हैं कि और बड़ा क्लियर है, और ये बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में भी आप देखेंगे वहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो रिस्पांस वेरिएबल है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। अगर तो वो जस्ट डमी है तो फिर हम उसको बाइनरी लॉजिस्टिक कहेंगे। अगर वो हमारे पास मोर देन 2 कैटेगरीज की फॉर्म में और विदाउट ऑर्डर है तो वो मल्टीनोमियल हो जाएगा। और अगर मोर देन 2 कैटेगरीज हैं रिस्पांस की और वहाँ पे ऑर्डर मौजूद है तो वो ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो जाएगा। जैसे सिंपली हम कह दें कि हम देखना चाहते हैं लंग कैंसर का कि रिस्क फैक्टर हम देखना चाहते हैं, तो अगर हम कहते हैं लंग कैंसर येस नो और उसको हम मेजर करें विद अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, तो ये बाइनरी लॉजिस्टिक है क्योंकि इसका जो रिस्पांस है वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। फिर हम मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो सपोज हम वहाँ कहते हैं कि जो वोट देना होता है वोटर ने, तो वो एनी एनी ऑफ द 3 और 4 पार्टीज को वो वोट दे रहा है विदाउट एनी ऑर्डर, लाइक PMLN, लाइक पीपल्स पार्टी, लाइक PTI, अदर पार्टीज। तो वो वहाँ पे ऑर्डर नहीं है लेकिन कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हैं, तो वो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जब हम बात करते हैं तो मे बी वोटर की सेटिस्फेक्शन को हम ले लेते हैं विद अदर वेरिएबल्स। तो सेटिस्फेक्शन में मे बी वो हाईली सेटिस्फाइड हो, न्यूट्रल हो और डिससेटिस्फाइड हो, इस तरह से। तो ये ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखने। और बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल के हम थोड़ा सिर्फ इंटरप्रिटेशन में 1-2 लाइनों का डिफरेंस है, तो वो हम देख लेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है तो उसमें यहाँ देखें फॉर अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल y with 2 possible values एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो यहाँ पे सिंपल बाइनरी लॉजिस्टिक की हम बात करें जब रिस्पांस वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है, तो पाई ऑफ x जो है, और यहाँ पे ख्याल है कि हम प्रोबेबिलिटी की सूरत में बात करें, तो पाई ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू 1 का मतलब है रिस्पांस की यस वाली कैटेगरी, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू x। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल x है, और यहाँ पे जो हम बात करें वो रिस्पांस की नो कैटेगरी के लिए बात करें और 1 में से इसको माइनस करें। तो जो मॉडल बनेगा वो ये आप देखते हैं, इस मॉडल में पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप में भी क्वेश्चन किया था लीनियरिटी के हवाले से और लॉजिक मॉडल के हवाले से, तो वो अब यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पाई ऑफ एक्स ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा एक्स ओवर सी का 1 प्लस। तो दिस मॉडल इज ट्रांसफॉर्म थ्रू डिफरेंट लिंक फंक्शन। तो यहाँ थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं, जैसे जैसे लिंक फंक्शन हमारा चेंज होता जाएगा तो हमारे मॉडल भी चेंज होते जाएंगे। लाइक अगर हम लॉजिक लिंक की बात करेंगे तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चले जाएंगे। अगर हम टॉपिक लिंक की बात करेंगे, जो हम यूज़ तो नहीं कर रहे लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो टॉपिक मॉडल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम टॉपिक लिंक यूज़ करते हैं तो वो टॉपिक लिंक हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ हम लिंक फंक्शन लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लॉजिक या लॉजिस्टिक रिग्रेशन कह रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में जो आपको बॉक्स में नज़र आ रही है इसका हम लॉग ले लेंगे, तो और इसी को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस पाई ऑफ एक्स के साथ, जिसको वो ऑड्स की फॉर्म में हम सीख चुके हैं पहले। यानी पाई ऑफ एक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ओवर 1 माइनस पाई ऑफ एक्स जो है वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है।
तो इसकी रेशो लेके इसका लॉग ले लेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब ये लीनियर है। इससे पहले हम देखते थे पाई ऑफ एक्स में ये एक्सपोनेंशियल लिंक था और रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 1 माइनस पाई ऑफ एक्स के साथ और इसका लॉग ले लिया तो ये बन गया लीनियर। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिक द लॉग ऑफ द ऑड्स एंड हैज अ लीनियर रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप हमारा लीनियर है और यहाँ लीनियर से मतलब रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा, जिस तरह हम वहाँ रिग्रेशन में कह रहे थे। लेकिन क्योंकि ये लॉ की फॉर्म में तो ये वेरी करेगा। आई रिपीट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जिस तरह ऊपर आप देखते थे तो वहाँ रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है, लेकिन जो लॉजिक है वहाँ पे रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि पीछे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो वो वैल्यूज जो है वो कम ज़्यादा होती रहेंगी। This model explains the interpretation of the degree of the odds increase multiplicatively by e raised to power beta for every 1 unit increase in x। ये बड़ा अच्छा MCQ का क्वेश्चन हो सकता है कि वैसे जो OLS मॉडल है या लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल है वहाँ रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है। हम कहते हैं फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन एक्स ऑन द एवरेज y विल चेंज बाय दैट नंबर, तो वो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीज मल्टीप्लीकेटिवली बाय ई रेज टू पावर बीटा, यानी ई रेज टू पावर बीटा बेसिकली ऑड्स रेशियो है, यानी अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ई की पावर में ले लें तो वो ऑड्स रेशियो है। तो जो रेट ऑफ चेंज है वो मल्टीप्लीकेटिवली है बाय ई रेज टू पावर बीटा। तो ये डिफरेंस भी नोट करना है आपने OLS का लॉजिक मॉडल के साथ। दो डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। एक तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज जो है वो इंक्रीज करेगा मल्टीप्लीकेटिवली बाय ई रेज टू पावर बीटा, एक चीज़। और दूसरा जो इसका रिलेशनशिप है वो लीनियर बनेगा बट आफ्टर टेकिंग लॉग। फर्दर डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन linear regression and logistic regression according to their assumption. Osmer briefly explained the difference between the logistic regression model and the linear regression model. He said that the main thing that differentiates linear regression model to the logistic regression model is the binary or dichotomous response variable in logistic regression. तो जैसे ऊपर ये एक्सप्लेन हो गया कि जो मेन डिफरेंस है वो रिस्पॉन्स का, उधर क्वांटिटेटिव होता है लीनियर मॉडल में और यहाँ पे हमारे पास लॉजिक मॉडल में डाइकोटोमस होता है, बाइनरी है। The difference exists between logistic and linear regression model is in terms of parametric model and their assumption। जो differences आएंगे वो parameters में आएंगे और assumptions में आएंगे। तो parameters में differences कैसे होंगे, जिस तरह अभी मैंने बताया कि जो बीटा की इंटरप्रिटेशन है वो ऑड्स की फॉर्म में होगी, मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होगा, लेकिन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल में वो कांस्टेंट रेट के साथ इसका इफेक्ट आएगा। फर्दर डिफरेंसेस देखते हैं। हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है और पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ रिग्रेशंस इन is the nature of relationship between response variable and explanatory variable। जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो डिफरेंस, पहला डिफरेंस है। In regression case, the response is the average value of outcome variable given by the value of explanatory variable, जिसको हम e into conditional form में y given x हम लेते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो वहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो y के अंदर कितना एवरेज चेंज लाता है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसको कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ आउटकम वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो ये रेट ऑफ चेंज हम यहाँ देखते हैं where y is the denoting the outcome variable and x denoting the value of explanatory variable। तो ये मॉडल हमारा हो गया रिग्रेशन मॉडल, OLS का मॉडल। और यहाँ y की जगह और इसको लिखना भी टेक्निकली यही चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है ड्यू टू ये बीटा, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो एवरेज प्रिडिक्शन आएगी उसकी कोई भी रेंज हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी।
डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस बीटा। ये ज़रा गौर करना हमें यहाँ पे, इसको मैं फिर इलाबोरेट करता हूँ कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है उसकी एवरेज वैल्यू की रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। और रीज़न क्या है? रीज़न है ये बीटा, क्योंकि बीटा ही ने एक्सप्लेन करना है, तो बीटा पे कोई बाउंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बीटा के कैन टेक एनी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव विद एनी मैग्नीट्यूड। But in the case of binary logistic regression, the conditional mean must be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. तो ये डिफरेंस है कि OLS में इसकी रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये बाउंडेड है और 0 से 1। और इसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स वेरिएबल की अक्रेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1। तो होपफुली ये डिफरेंस भी आपने पिक कर लिया। यहाँ तक 3 डिफरेंसेज हो गए। फिर एंड दिस कंडीशनल मीन अप्रोचेस टू 0 एंड 1 ग्रेजुअली। तो ये 0 और 1 को ग्रेजुअली अप्रोच करेगा। जितना रिस्पॉन्स वेरिएबल की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी बिगर होगी तो उतना ही हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 के क्लोज होगा, और जितनी लोअर अक्रेंस का चांस होगा तो वो 0 के क्लोज होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये कि ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, इसमें ज़्यादा अजम्पशंस नहीं है, और इसकी इंटरप्रिटेशन भी आसानी के साथ समझ में आने वाली होती है। अब ये कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीवेरिएट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपने पढ़ लिया या पढ़ रहे होंगे आप। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये दोनों मॉडल जो हैं क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन के मॉडल हैं। लेकिन जो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो आप बेहतर समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, नहीं तो मुझे आप ग्रुप में बताइएगा, मैं फिर इंशाल्लाह इस पर भी थोड़ा सा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के मुकाबले में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल है, क्योंकि ये इस पे अजम्पशंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, और दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आसान है। तो इस हवाले से जब भी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में से हमें कोई एक मॉडल चूज करना होगा, तो जी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लिटरेचर में इसका यूज हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, प्लस अजम्पशंस को हमें टेस्ट नहीं करना पड़ता, और इंटरप्रिटेशन इसकी आसान है। सेकेंड डिफरेंस है बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। तो वो देखते हैं। द क्वांटिटी एप्सिलॉन error term is the error term in the model and expressed in the form of observation variation from the conditional mean. The assumption which is most common is that this error term follows a normal distribution. तो हम जानते हैं 8-9 assumptions थी, आपने इकोनोमेट्रिक्स में भी पढ़ रखा है कि एरर टर्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच करती है विद 0 मीन एंड कांस्टेंट वेरिएंस। बट इन दिस सिचुएशन does not remain same in case of dichotomous response variable। तो ये अगला डिफरेंस आ रहा है कि क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल डाइकोटोमस है, तो इस सिचुएशन में एरर टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच नहीं करती। यहाँ तक हमने जो डिफरेंसेस पढ़ लिए और जो मेन डिफरेंस था वो हमने देख लिया। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पुट अप करें आप। जी शाबाश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और बेसिक डिफरेंस रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और फिर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके आगे जो हमने इलाबोरेट किए, तो उसमें अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप करें क्वेश्चन। सर जी जी सर वो मेजर ऑफ एसोसिएशन में से क्वेश्चन करना था। जी जी करें। सर वो जो आपने हमें नोट सेंड किए थे, प्रीवियस नोट, जी सर उसमें पेज नंबर 4 पे
सेकंड पॉइंट है आप if we आपको think जी, आपको यह पढ़ना होगा, वो स्लाइड सामने नहीं है। आप वैसे अगर नाराज ना हो तो उधर क्वेश्चन कर लेना, ये पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर चलो यहाँ ठीक है, क्वेश्चन नहीं निकलता तो फिर आप दोबारा करें, पहले ये देख लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप करें। जी चलो ठीक। जी जी क्वेश्चन सर यही वाला करो। जी, मैंने कहा अभी 1 मिनट जरा देख लें, अगर इस टॉपिक पे कोई अच्छा क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके। चलिए पाकिज़ा, अब आप क्वेश्चन कर लें, मेजर ऑफ एसोसिएशन में। सर इसमें सेकंड पॉइंट है if we think of the numerator of the test statistics are the effect, the difference from the null value or the difference between means, the effect has the most impact on the size of the test statistics. सर यहाँ पे उसने न्यूमिनेटर ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात की है, तो जो 5 स्क्वायर का न्यूमिनेटर है वो तो ऑब्जर्व में से हम एक्सपेक्टेड को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे सर उसने जो डिफरेंस फ्रॉम द नल वैल्यू और डिफरेंस बिटवीन मीन्स की बात की है, वो किससे रिलेट कर रहा है इस बात को? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब हम टेस्ट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं ना, तो वो इन जनरल वो कह रहे हैं कि जब हम न्यूमरेटर में जैसे टी टेस्ट की हम बात करें तो वहाँ हम मीन का एस्टिमेट वैल्यू के साथ डिफरेंस ले रहे होते हैं, तो यहाँ ऑब्जर्व का एस्टिमेटेड के साथ लिया जा रहे हैं। तो जो वो मीन कह रहा है ना, बेसिकली वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को कह रहा है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन ही होती है, एवरेज ही होती है। तो जब हम काई स्क्वायर परफॉर्म कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम ले रहे हैं बेसिकली वो मीन से वो उसको लिखता है, मीन। ओके। अच्छा और सर इसका थर्ड पॉइंट भी है द सैंपल साइज आल्सो हैज एन इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के डिनोमिनेटर को रिड्यूस करें तो उसकी वजह से सैंपल साइज पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं काई स्क्वायर में? नहीं, इसका उलट हो जाएगा ना, कि जो हमारे पास सैंपल साइज है अगर वो इंक्रीज होता जाएगा, तो जिस तरह टी टेस्ट की मैं अगेन बात करूँ तो वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर के लिए नीचे एन अंडर रूट आ रहा होता है, तो वो जितना वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से ओवरऑल रिजल्ट जो है वो डिफर करेगा, चेंज होगा। तो अब इधर जो डिफरेंस है वो क्लास में आपने वर्क शेयर किया था, और वेल डन, सब क्लास के सामने अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया। तो उसमें आपने देखा कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज चेंज कर रहे थे तो पाई स्क्वायर की जो सिग्निफिकेंस है वो भी आप देखते थे कम ज़्यादा हो रही थी। मतलब अगर वो पहले मैग्नीट्यूड अगर उसकी आ रही थी 16 और आपने सैंपल साइज को अगर 8 गुना 10 गुना बढ़ा दिया तो वो भी 10 गुना बढ़ गया। तो सैंपल साइज की कंट्रीब्यूशन आपने वहाँ देखी स्केल के हवाले से, स्पेशली मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो उतने टाइम मल्टीप्लाई होके पाई स्क्वायर की वैल्यू जंप कर गई, तो सिग्निफिकेंस बेसिकली बढ़ी है ना। तो ये सैंपल साइज का कंट्रीब्यूशन है पाई स्क्वायर के अंदर। ओके जी अभी जी जी क्वेश्चन पे है। बस सर यही था। इसके अलावा क्लास में से कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा था कि आप काई स्क्वायर का डाटा लें और उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन करें, जी यानी आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या आप डिवाइड करें या माइनस जी प्लस करें। जी तो सर इस पे मैंने काम किया था। जी मल्टीप्लाई करने से सर हमारा आंसर डबल हो गया था और डिवाइड करने से एग्जैक्टली मैंने 2 से डिवाइड किया था तो सही है, एग्जैक्टली हाफ हो गया था। गुड, सही हो गया। और सर जब मैंने प्लस किया और माइनस किया तो हमारे आंसर्स डिफरेंट हो गए। तो सही सर है। हम ये कहेंगे कि काई स्क्वायर का चेंज ऑफ स्केल से तो अफेक्ट नहीं होता, लेकिन चेंज ऑफ रीजन से काई स्क्वायर अफेक्ट होता है। वो अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ और आप ही सुन रहे कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो रिजल्ट हमारा चेंज हुआ ना, जी सर। और चेंज भी किसी मतलब उसी डायरेक्शन में हुआ जिसमें आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे। मल्टीप्लाई कर जी सर। तो इट मीन्स कि ये स्केल इनवेरिएंट है या नहीं? ये स्केल इनवेरिएंट है ना? जी सर। ये सर पाकिस्तान इन का वेरिएंट सेम नहीं होता? ये स्केल वेरिएंट है। ओके ठीक है सर। स्केल चेंज करने की वजह से वेरिएट कर गया ना।
जी और सर। वेरिएट भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हम उस पर कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर आपको एक टेबल को पर्टिकुलर नंबर के साथ हर सेल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है तो उसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर उतने टाइम मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर आ जाएगा। तो वो ये चेंज होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ आपका आंसर चेंज हुआ प्लस और माइनस करने से, वो भी चेंज हो रहा था, लेकिन उसके लिए कोई रूल नहीं डिफाइन हो रहा था, कोई ऐसी मैग्नीट्यूड नहीं आ रही थी जहाँ हम कमेंट कर सके कि ये नंबर इस कदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो इस हवाले से हम ये तो कहेंगे कि वो ओरिजिन के साथ भी वो वेरिएंट है, लेकिन उसमें कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है कि हम कह पाएँ कि इतने टाइम वो नंबर जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो गुड समन समन बात करें, जी सर। और आपने भी इसका मतलब प्रैक्टिस की, तो काइंडली शेयर किया करें, उससे ये है कि दूसरों को भी करेक्ट मिले और वो भी इस तरफ आए। ठीक है सर। अच्छा जी, ये आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अब आपने सिंपली इस पे ये करना है, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ। अभी हम क्लास भी एंड करने जा रहे हैं। जो अजम्पशंस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको मटेरियल शेयर किया है, तो उसमें मैं एक पॉइंट शेयर करके तो इसको स्टॉप कर देता हूँ। जो अजम्पशंस वहाँ पे आती हैं मल्टीकोलिनैरिटी, जो अजम्पशंस वाला स्लाइड्स है ना, वो आप देखिएगा, जो मैंने आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। तो अजम्पशन में जो मल्टी कोलिनैरिटी है, तो उसके लिए मैं एक आपको कमेंट कर रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड एरर्स आते हैं, तो उनकी हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे डेटा सेट में मल्टी कोलिनैरिटी है या नहीं। उसका सिंपल रूल ये है कि अगर स्टैंडर्ड एरर हमारे पास उसकी वैल्यू 2 से एक्सीड कर जाए, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू अगर 2 से एक्सीड कर जाए, तो हम कहेंगे हमारे रिग्रेसर्स जो हैं, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, दे आर हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम अजम्पशंस को चेक करना चाहें और करते हैं अजम्पशंस को चेक हम बाइनरी लॉजिस्टिक के केस में, ये जो अजम्पशंस आपको यहाँ नज़र आ रही है ऑर्डिनल लॉजिस्टिक की हैं, तो ये इस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो फिलहाल मैं वैसे ही यहाँ ये स्लाइड शो करूँ, इसमें ये मटेरियल शायद नज़र नहीं आए, तो आपने ये लिख लेना है, याद रखना है कि स्टैंडर्ड एरर्स की मदद से हम मल्टीकोलिनैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हमने बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म की, और मैंने 3-4 दफ़ा ये आपको शेयर किए टेबल जहाँ पे आप मिसिंग एंट्रीज को रिप्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर वाला कॉलम है, अगर वो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 2 से बिगर आएगी, तो इट मीन्स कि ये रिग्रेसेस आपस में हाईली कोरिलेटेड है, और अगर लोअर देन 2 है तो फिर मल्टी कोलिनैरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा अजम्पशन थी वहाँ पे कि जो हमारे पास रिस्पांस है वो बाइनरी होना चाहिए, तो हम अगर स्ट्रक्चर पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि रिस्पांस बाइनरी है या नहीं। और फिर जब हमने देखा, तीसरी अजम्पशन वहाँ पे है कि जो सैंपल साइज है वो हर प्रिडिक्टर के लिए 20 केसेस होने चाहिए, कुछ बुक्स में आता है, कुछ बुक्स में आता है कि 50 केसेस होने चाहिए। तो वो भी हम देख सकते हैं कि अगर सपोज हमने 10 वेरिएबल लिए अपने क्वेश्चन के अंदर और उसके हम डाटा ले रहे हैं, तो अगर हम 20 वाली अजम्पशन को लें तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 200 लोगों से हमें मिनिमम डेटा लेना चाहिए उस स्टडी के लिए। और जितना डेटा हम बढ़ाते जाएंगे तो उस कदर हमारी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अजम्पशन के हवाले से कोई क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला तो उस पर आप कर लें। चलो जी, अगर नहीं है क्वेश्चन तो ये क्लास का टाइम ठीक रहेगा, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं है, बिगर डिस्टर्बेंस नींद से हटके। नहीं सर, ठीक है, 7 बजे। चलो इंशाल्लाह हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तो ये मैं इसको शेयर कर देता हूँ अभी थोड़ी देर तक। आप इसको लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो इसको आप यूट्यूब से देख लेना। और इंशाल्लाह कल जो हम बात करेंगे वो इसके इसी को एक्सटेंड करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो आप लोग ज़रा साथ साथ पहले वाला मटेरियल रिवाइज रखें, तो जो क्वेश्चन आपको वहाँ लगते हैं तो वो भी करें, और जो मैं यहाँ शेयर करता हूँ वो भी आप करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी।